नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल पर भी देख चुके हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यह मौर्य साम्राज्य के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले भाग में भी मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ साझा किया था और आज फिर हम उसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन श्रृंखला जो हम इसको लेकर के आए हैं, इसमें आप अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो इतिहास के जो भी अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उससे संबंधित चीजों को हम यहाँ बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इसे आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब सीधा हम लोग प्रश्न पर आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं और उसे आप डिटेल से भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि सेल्यूकस ने किसे अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा कि उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके ही मेगास्थनीज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका की नाम इंडिका है ना, इसकी रचना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको आप एकदम से याद रख लेना। अगला है मेगास्थनीज कहां से चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेगास्थनीज कम्स फ्रॉम द अराकेसिया। मेगास्थनीज कहां से भारत आया था तो अराकेसिया से आया था, है ना। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहां से आया था? अराकेसिया से आया था। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है कि किस नाटक में इस युद्ध व हेलेना से चंद्रगुप्त के विवाह का वर्णन है। इस युद्ध से हमारा तात्पर्य है 305 बीसी में। याद रखिएगा 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था और उसके बाद एक संधि हुई थी। मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में आपको बताया था। तो उसी संधि में चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह होता है जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो इसका वर्णन कौन से भारतीय साहित्य में मिलता है? तो याद रखना है कि विशाख दत्त ने एक नाटक की रचना की है जो मुद्रा राक्षस के नाम से जाना जाता है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में इस पूरे विवाह प्रक्रम का वर्णन है या इस युद्ध और इस पूरे संधि और विवाह का वर्णन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस इतिहासकार के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे प्राप्त कर लिया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के फैक्ट है ना कि किस इतिहासकार ने ये कहा। आजकल खूब चलन में है इस तरह के प्रश्न, है ना, कि हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हासिल किया। किस इतिहासकार ने यह लाइन लिखा है अपनी पुस्तक में? तो उस इतिहासकार का नाम है इतिहासकार वी स्मिथ, है ना, जिन्होंने ये हम लोगों को बतलाया या ये लाइन उन्होंने कही है। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है रुद्रादमन या रुद्रदामन, जो कि एक महत्वपूर्ण शक शासक था और सौराष्ट्र के क्षेत्र में आप कह सकते हो शासन कर रहा था। रुद्रादमन के किस अभिलेख के अनुसार, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र या सुराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। ये जो अभिलेख है ये गिरनार अभिलेख जो 150 ईस्वी का है, इसे गिरनार अभिलेख के साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना है ना, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है।
और इसी में हम लोगों को सुदर्शन झील का भी चर्चा मिलता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को कि इसी गिरनार अभिलेख में हम लोगों को सुदर्शन झील की भी चर्चा देखने को मिल जाती है ना, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से वहां के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य उसके द्वारा करवाया गया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उसी पे अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त के किस राज्यपाल ने राष्ट्रीय, राज्यपाल को मौर्य प्रशासन में राष्ट्रीय कहा गया आपको पता है, पश्चिम भारत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो पश्चिम में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है ना, कि किस राज्यपाल के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। तो उस राज्यपाल का नाम था, उस राष्ट्रीय का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल या राष्ट्रीय हुआ करता था। अगला है चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की पुष्टि किन स्रोतों से होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीता था, तो इसकी पुष्टि हमें अलग अलग स्रोतों से होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अशोक केतु अभिलेख है ही। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक से प्राप्त, याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख। और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है एक संगम साहित्य है, तमिल ग्रंथ एहनानुरु एवं पुरुनानुरु। ये दोनों आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण संगम साहित्य है, और इससे भी हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल जीता था, तो इसकी पुष्टि चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख से होती थी। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना है उनके महास्थान अभिलेख से, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान अभिलेख जो बंगाल में ही अवस्थित था, तो उसके जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को भी जीता था। अगला है महास्थान अभिलेख में किस मुद्रा का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिक्का चलाया गया था जिसे काकिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काकिनी। और इसका उल्लेख हमें महास्थान अभिलेख में मिलता है। मैंने आपको बताया मौर्यकालीन कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण है पर्ण, ना। इसी का जो छोटा स्वरूप था वो था करसापन। ये भी मैंने आपको बताया होगा अगर आपने पिछले वीडियो को मेरा देखा है। और एक और सिक्का की जानकारी हम लोगों को मिलती है, उसका नाम है काकिनी। अगला है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का साम्राज्य क्या कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है इसे चतु समुद्र पर्यंत कहा गया है। क्या कहा गया है, चतु समुद्र पर्यंत, जिसका तात्पर्य होता है चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ, है ना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो चारों ओर से समुद्रों से घिरा था, ऐसा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में लिखा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न क्या है, आर के मुखर्जी, है ना, एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार रहे, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो आर के मुखर्जी का कहना था कि भारत के ये मुक्तिदाता थे और बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट था, है ना। तो इन्होंने, आप एक प्रकार से कह सकते हो, भारत को अखंड भारत का स्वरूप दिलाया था, है ना, भारत का मुक्तिदाता था। ऐसा कौन कह रहा है, आर के मुखर्जी। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना मैंने आपको बतलाया होगा समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, है ना। उदयन ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे एक शक्तिशाली राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्ट्रैबो, एक जाने माने ग्रीक लेखक है ना। पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है।
ये भी मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य वाले मेन वीडियो था उसमें आपको बतलाया था। तो याद रखना है पालीब्रोथस कहा था या पालीब्रोथा कहा था, याद रख लेना है क्या कहा था, पालीब्रोथस या पालीब्रोथा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें प्राचीनतम जो किसी अभिलेख में जानकारी मिलती है तो वो कौन सा महत्वपूर्ण अभिलेख था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। जिसमें चंद्रगुप्त शब्द का उल्लेख हुआ है वह अभिलेख है रुद्रादमन का या रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बतलाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जहां पे चंद्रगुप्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य दोनों की एक साथ जानकारी देता है। तो यह भी रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख ही है ना। क्योंकि सुदर्शन झील का रिपेयरिंग, है ना, चूंकि इसकी स्थापना कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने तो चंद्रगुप्त की जानकारी है, और उसके बाद इसको पुनर्निर्मित कराया अशोक के द्वारा, तो उसी अभिलेख में अशोक की भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। अगला है साहित्यिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। किसी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा कि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का साहित्यिक उल्लेख हुआ है पतंजलि के महाभाष्य में, है ना। पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है, आप सबको पता है कि पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रधान पुरोहित थे। तो उनके ग्रंथ में जो महाभाष्य है उसमें पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में मगध में कितने वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। तो याद रखना है 12 वर्षों तक, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था, है ना। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने कब राजपाट त्याग कर भद्रबाहु यानी जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपने प्राण कहां पर त्यागे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखना है 298 बीसी में, कब 298 बीसी में उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया, अपनी सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने गुरु जो जैन मुनि थे भद्रबाहु उनके साथ दक्षिण भारत चले गए। कहां पे दक्षिण भारत में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहां पे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला वो चले गए और वहां पे उपवास के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और मुझे उम्मीद है अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा तो इसे आप जरूर से जरूर पसंद किए होंगे। अगर पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को एक नया स्वरूप देगा। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया। इस तरह के वीडियोस आप लगातार देखिए और सीधा हमसे जुड़िए। अगर आपको कुछ प्रश्न आपके मन में है, सवाल पूछने की इच्छा है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जरूर कमेंट करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।